अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो या आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। एक रात जब वो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रहा था, तो करीब रात के 11:30 बजे का टाइम था। वो बाइक पर था और वो कुछ दिनों से काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। हम लोगों ने उससे कई बार पूछा, लेकिन वो हमें कुछ बताता नहीं था। मेरे पास आज सुबह उसके भाई का मैसेज आया है कि वो कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को ऑफिस से घर जाते वक्त पता नहीं उसे क्या हुआ, वो चलती हुई बाइक से ज़मीन पर गिर गया। काफ़ी चोटें आई हैं और काफ़ी ज़ख्मी हालत में है वो। अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो बंदा हमेशा नमाज और कुरान में मसरूफ़ रहता है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी टाइम से उसे नोट किया कि वो कुछ वजीफ़े करता जा रहा है, और जब से उसने ये वजीफ़े करना शुरू किए हैं, उसकी तबीयत में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। वो अक्सर बैठा हुआ अकेले में खुद से बातें करता है, लेकिन जब उसके करीब जाओ या उससे पूछने की कोशिश करो, वो बिल्कुल अनजान बन जाता था। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या मामलात हैं या क्या परेशानी है। उसका नाम रिजवान है और अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के पास वापस खैरियत से चला जाए। दोस्तों, आज का हमारा मौजू एक ऐसी सोसाइटी के ऊपर है जो कराची से दूर एक हाईवे की तरफ बनी हुई थी, जिसके बारे में लोगों के अलग अलग नज़रियात थे। मगर जो फैमिली इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई, वो इन सब बातों को मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन जब वो इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई, तो उसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी ज़िंदगी की बहुत सी हकीकतों से जुड़ी हुई है। यह ऐसे लोगों के लिए है जो लोग इन चीज़ों को मानने से इनकार करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इन मखलूकों का सामना कर सकते हैं, या शायद वो इन मखलूकों से नहीं डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सब बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग इन हादसात से गुजरते हैं, इस चीज़ का डर या इस चीज़ की तकलीफ वही लोग समझ सकते हैं। आज का यह मौजू काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। हो सकता है आपको अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास महसूस हो। ऐसा एहसास कि जैसे कोई आपको देख रहा है, दरवाजे के पीछे से या खिड़की के इर्द गिर्द किसी का चलता हुआ साया नजर आए। क्योंकि खौफ इंसान की ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है, जिससे वो आखिरी वक्त तक अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन मैं आज आपको आपके खौफ से मिलाऊंगा। ये कहानी आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको देगी। मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। न जाने इस वक्त आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी मखलूक बैठी हो जो आपको नुकसान पहुंचाने का इंतज़ार कर रही हो। बिना वक्त गवाए मौजू की तरफ चलते हैं। कराची से कुछ दूर सुपर हाईवे की तरफ एक इलाका था जो दिन के वक्त काफ़ी खौफनाक लगता था। लोग यहाँ दिन के वक्त ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझते थे। इस इलाके का नाम गुलशन नूर था, मगर लोग मजाक में उसे गुलशन खामोश कहते थे। इस कॉलोनी के बारे में कहा जाता था कि शाम होते ही वहां की हवाओं में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। इस कॉलोनी में काफी ज्यादा घर बने हुए थे, लेकिन इसी कॉलोनी के एक कोने में एक पुराना घर बना हुआ था जिसका नंबर था 2017। वो बिल्डिंग बाकी घरों से काफी मुख्तलिफ लगती थी। पेंट उखड़ा हुआ था और खिड़कियों पर काफी जंग लगा हुआ था। बैल्कनी में जो ग्रिल थी, उसके ऊपर काफी अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरेचने की कोशिश की हो। अयान इसी बिल्डिंग में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाला था। ये बिल्डिंग 2 मंजिला थी। अयान 29 साल का एक फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर था जो इस वक्त कराची के एक महंगे घर में रह रहा था।
और उस घर का रेंट उसे देना अब मुश्किल होता जा रहा था। तभी उसने नए घर को सर्च करना शुरू किया। एजेंट ने उसे B17 के बारे में बताया। उसे वो जगह काफी पसंद आई। किराया भी काफी मुनासिब था। एक ऐसा घर जो 2 मंजिला बना हुआ हो, जिसमें 3 बेडरूम, बेसमेंट और बच्चों के लिए खेलने की अच्छी खासी जगह। वो इस जगह के बारे में सुनकर काफी खुश हुआ था। तभी एजेंट ने उसे जवाब दिया कि लोग इस घर में ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, हम रुक जाएंगे। एजेंट ने उसकी ये बात सुनी और खामोशी से सर हिला दिया। अयान की बीवी सारा काफी सेंसिटिव थी। वो हवा का बदलाव, कमरे की फीलिंग सब महसूस करती थी। उसकी बेटी, जिसका नाम इनायत था, वो 6 साल की थी और बहुत खामोश रहती थी। उसकी आदत थी कि वह खिलौनों से ज्यादा खेलने के बाद कमरों में रखी हुई चीजों से बातें करने लगती थी। जब वो घर में पहली बार आए तो इनायत की तबीयत खराब होने लगी। उसने कहा, पापा यहाँ कोई है। अयान ने हंसकर कहा, कौन? इनायत, जो एक कमरे की तरफ मुस्तकिल देखे जा रही थी। उसने कहा कि वहां अभी कोई था और वो जमीन के नीचे चला गया है। सारा का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। रात को 1:47 पर सारा ने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। वो उठकर बैठ गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर उसने देखा कि दरवाजे के पास एक लंबा साया खड़ा हुआ है, बिल्कुल इंसानों जैसा। उसका सर थोड़ा झुका हुआ था। सारा ने जल्दी जल्दी अयान को जगाया। अयान, वहां कोई है। लाइट जलाई तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन कमरे की हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी और बदबूदार महसूस हो रही थी। अगले दिन इनायत ने पूछा, पापा, नीचे जो आंटी रहती हैं वो कब हमारे घर आएंगी? अयान ने घबराते हुए कहा, कौन सी आंटी? इनायत ने कहा, जो बेसमेंट में रहती है। अयान सोच रहा था कि बेसमेंट का तो दरवाजा बंद है और उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ है। लेकिन उस रात अयान ने देखा कि उस बेसमेंट का ताला खुला हुआ था और अंदर से किसी के रोने की मुस्तकिल आवाज आ रही थी। और उस आवाज के साथ वो बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मुझे वापस कर दो। अयान ने अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए उस घर में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। रात को 3:12 पर इनायत अपने रूम से निकली। नींद में चल रही थी और उसके पीछे कोई और चल रहा था। और अगले दिन जब अयान ने कैमरा चेक किया तो उसे इनायत के पीछे एक औरत चलती हुई नजर आ रही थी, जिसकी स्किन आधी से ज्यादा जली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे इनायत के करीब आई और उसके कान में कुछ बोल रही है। जब सारा ने ये सारे मंजर देखे तो वो जोर से चीखने लगी। वो यही कहे जा रही थी कि वो मेरी बेटी को लेकर जा रही है। रात को 3:17 हो रहे थे। फ्लैट नंबर 17 के अंदर सब लाइटें बंद थी। सिर्फ बेसमेंट की एक हल्की सी पीली रोशनी वाली लाइट जल रही थी, जबकि वहां कोई बल्ब था ही नहीं। सारा ने इनायत को जोर से अपने गले से लगाया और अयान सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। स्क्रीन पर इनायत और वो औरत अब भी नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, औरत के पैर जमीन से थोड़े से ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत हवा में चल रही है और उसका मुंह इनायत के बिल्कुल कानों के पास था। यह देखकर सारा के जिस्म में एक अजीब सी कपकपाहट होने लगी। उसने कहा, यह कोई इंसान नहीं है। और जब सुबह हुई, इनायत ने नाश्ता करना छोड़ दिया था
वो बस एक कोने में बैठकर पेपर पर कुछ अजीब से ड्राइंग बनाती रहती थी। सारा ने जब उसकी स्क्रैच बुक खोली तो हर पेज पर एक ही चीज थी, एक बेसमेंट, एक औरत और दरवाजे के अंदर एक छोटी सी बच्ची। सारा ने पूछा, ये कौन है? इनायत ने काफी अजीब अंदाज में कहा, एक ऐसा अंदाज जिसमें उसकी आवाज काफी बदली हुई लग रही थी। वो मेरी पहली माँ है। ये देखकर सारा के हाथ से वो बुक गिर गई। अयान कॉलोनी के एक केयर टेकर राशिद चाचा के पास गया, जो दिखने में काफी बूढ़ा आदमी था। और जब उसने ये सारी बातें राशिद चाचा को बताई तो वो एकदम खामोश हो गया था। उसने कहा, बेटा, उस घर में कोई नुसरत बीबी रहती थी, एक औरत जो अपने 6 साल की बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी। लोग कहते थे नुसरत ने उसे बेसमेंट में बंद कर रखा था। अयान ने पूछा, फिर? राशिद चाचा ने दबी हुई आवाज में कहा, एक रात घर में आग लग गई थी और नुसरत जलकर मर गई थी, लेकिन वो बच्ची किसी को वहां नहीं मिली। ये सुनकर अयान को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। अगर वो बच्ची उसी बेसमेंट में होती तो वो भी वहीं मर जाती, लेकिन वहां से गायब होना, ये काफी अजीब बात है। सारा को बेसमेंट से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कभी कोई बेसमेंट की दीवार पर हाथ मार रहा हो, या कभी कोई भारी कदमों से वहां भाग रहा हो, या कभी किसी छोटी बच्ची के दर्द में चिल्लाने की आवाजें आती थीं। उसने अयान को बुलाया और उन्होंने दीवार पर हाथ मारा, और तभी बेसमेंट के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, जैसे कोई अपनी माँ को पुकार रहा हो। और वो आवाज सुन के नुसरत जोर जोर से रोने लगी। उस रात 2:44 पर तो अनाया अपना बेड पर नहीं थी। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था और नीचे से आवाजें आ रही थी कि अब तू मेरी बेटी है। सारा और अयान बेसमेंट की तरफ भागने लगे। बेसमेंट काफी अंधेरे में डूबा हुआ था। अनायत खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक अजीब सा साया नजर आ रहा था। बेसमेंट काफी ठंडा महसूस हो रहा था। फर्श जो पूरा गीला हो चुका था, दीवारों से पानी टपक रहा था, जैसे वो जगह समंदर के बीचों बीच बनी हुई हो। इनायत सीढ़ियों के बीच में खड़ी हुई थी, और जब अयान ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उसकी आवाज किसी बच्ची जैसी नहीं थी। उसने अयान और नुसरत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मेरा घर वापस मिल गया है। उसके पीछे नुसरत खड़ी हुई थी, जो उस घर में पहले रहती थी। उसका जिस्म पूरा जला हुआ था और उसकी गर्दन काफी टेढ़ी हो चुकी थी। आंखों में सिर्फ एक भूख नजर आ रही थी। सारा ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी यह हालत देखकर नुसरत जोर जोर से हंसने लगी, और उसकी हंसने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। तुम्हारी बेटी, ये बेटी यहां जिंदा कैद हुई थी। मामी, अब उसका जिस्म हमेशा यहीं रहेगा। अयान ने बहुत जोर से दीवार पे हाथ मारा। दीवार का प्लास्टर काफी कमजोर था, तो वो जगह जगह से टूटने लगा। तभी उन्हें उस बेसमेंट के एक कोने पे एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली, जो बिल्कुल सूख चुकी थी, आंखें खुली हुई थी और चेहरा बिल्कुल इनायत जैसा था। सारा चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। नुसरत ने इनायत की तरफ इशारा किया और कहा, एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी जिंदा होगी। अयान ने जब सारा की तरफ देखा
तो वो काफी बुरी हालत में रो रही थी। और फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। जल्दी जल्दी अयान ने नुसरत के जले हुए जिस्म के ऊपर तेल फेंकना शुरू किया और चिल्लाते हुए कहा, तू मेरी बेटी नहीं लेके जा सकती है। ये कहते हुए अयान ने माचिस की तीली जला के उसकी तरफ फेंक दी। आग काफी ज्यादा लग चुकी थी और नुसरत चिल्लाए जा रही थी। देखते ही देखते उसका जिस्म जलने लगा। इनायत, जो काफी छोटी बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खौफ के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब आग बुझी तो बेसमेंट पूरी तरह काला पड़ चुका था। सिर्फ एक लाश मिली, आयान की। सारा ने इनायत को वहां से उठाया और बेसमेंट से भागने लगी। उस वक्त करीब रात के 4-5 बज रहे थे। जल्दी जल्दी सारा उस घर से बाहर निकल गई। जैसे तैसे करके वो हाईवे से शहर की तरफ आने लगी और उसे यह यकीन हो चुका था कि उसका शौहर अब जिंदा नहीं है। शहर आने के बाद अगले दिन उसने एक नया घर लिया। जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन एक रात इनायत ने धीरे से कहा, मम्मा, पापा अभी भी जमीन के नीचे जिंदा है ना? और जब सारा ने पलटकर दीवार की तरफ देखा तो दीवार पर उसे आयान का साया नजर आ रहा था। ऐसा साया जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ये सारा का वहम था या हकीकत में आयान लौट आया था? शहर भर के बहुत से ऐसे गुंजान इलाके या हाईवे पे बनी हुई कुछ सोसाइटियां जिनके बारे में बहुत से लोगों के अलग अलग नजरियात हैं, मगर आज के इस जदीद दौर में हम लोग इन बातों को मानने से इनकार करते हैं। मगर हकीकतन एक मखलूक ऐसी भी है जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहती है, जो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, मगर हम ज्यादातर उन्हें नहीं देख पाते हैं। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि हम उन्हें ना ही देखें तो अच्छा है। मगर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा जब भी आप लोग ऐसी किसी सोसाइटी के बारे में सुने या ऐसी सोसाइटी के बारे में लोगों की कोई राय जाने तो उन जगहों से दूर रहा करें। वीरान सोसाइटियां जहां बहुत कम लोग रहते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वहां कुछ ऐसी मखलूकों का राज है जो इंसानों की मौजूदगी वहां पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द हजारों लाखों मखलूकें घूम रही हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, लेकिन वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें तो वो हमारी जिंदगी अजाब कर देती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।